नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको आरसीसी पढ़ा रहा था जिसके अंदर अपने 17 नंबर का लेक्चर हो गया। आज अपन 18 नंबर लेक्चर की बात करेंगे जिसमें कॉलम की बात करेंगे। तो दोस्तों, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ये आरसीसी है और इसमें आपको कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं रहे हैं। सारे टॉपिक आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक करवा रहे हैं। एक एक टॉपिक करवाया जाएगा, एक एक टॉपिक में से भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो करवाए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो वेबसाइट बना रहा है या जो ऐप बना रहा है उसके थ्रू हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। तो उसमें जो पूरा सिलेबस रहेगा, जो अधीनस्थ बोर्ड का JN का जो सिलेबस रहेगा डिप्लोमा और डिग्री दोनों का, तो उस पर टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल उस पर ऐप पे आ जाएगा। आप वहाँ से कोर्स वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी रहेगी, नोट्स वगैरह भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल एकदम क्लियर करके बताया जा रहा है। तो आप जो भी मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे जो नंबर दिए हुए हैं 8875544938 उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वो व्हाट्सअप नंबर भी है और टेलीग्राम भी है, तो आप उन पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज अपन बात करते हैं आरसीसी कॉलम की। तो आरसीसी कॉलम कैसा मेंबर है? कंप्रेसिव मेंबर है। तो अपन कंप्रेसिव मेंबर की पहले बात करते हैं। कंप्रेसिव मेंबर किसे कहते हैं कि वह मेंबर जिन पर कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है या कंप्रेसिव लोड लगता है उनको अपन क्या कहते हैं? कंप्रेसिव मेंबर कहते हैं। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, कंप्रेसिव लोड लगता है। कंप्रेसिव लोड का मतलब जैसे ये कोई मेंबर है, इस पे ये कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्रेसिव मेंबर कहलाएगा। तो कंप्रेसिव मेंबर कौन कौन से होते हैं? कंप्रेसिव मेंबर कॉलम होता है, ठीक है। कंप्रेसिव मेंबर पेडेस्टल होता है, स्ट्रेट होता है, पोस्ट होता है, पियर्स होते हैं और भी बहुत सारे बूम होता है। ये कंप्रेसिव मेंबर है जो आपके स्टील की बात कर लो या सोम की बात कर लो या आरसीसी की बात कर लो, सभी जगह क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से या किस में से कंप्रेसिव मेंबर नहीं है, तो उसमें से आपको कंप्रेसिव मेंबर दे दिया जाएगा और उसमें से एक ऐसा देगा ऑप्शन में कि जो कंप्रेसिव मेंबर नहीं रहेगा, तो उसको अपने को अलग करना है, या दूसरे अलग मेंबर दे देंगे और एक कंप्रेसिव मेंबर दे देगा। तो कॉलम है, कॉलम क्या है? एक वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर है जिसका यूज कहां करते हैं? बिल्डिंग में करते हैं, या बिल्डिंग, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं, ठीक है। पेडेस्टल है, पेडेस्टल का यूज भी स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ठीक है। स्ट्रेट की बात करते हैं, ये इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसे हैं? कंप्रेसिव मेंबर होते हैं। इनका यूज ट्रस में किया जाता है, या मैं इनको ये बोल सकता हूं रूफ ट्रस में किया जाता है, ठीक है। पोस्ट है, पोस्ट का यूज फ्रेम में किया जाता है। ये भी कैसे मेंबर होते हैं? ये भी कंप्रेसिव मेंबर होते हैं। पियर्स होते हैं, इनका यूज ब्रिज में किया जाता है, यानी जो ब्रिज के जो कॉलम होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? पियर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव मेंबर है। कॉलम हो गया, पेडेस्टल हो गया, स्ट्रेट हो गया, पोस्ट हो गया, पियर्स हो गया, इन पर सभी पर क्या आता है? कंप्रेसिव लोड आता है। और जिन पर कंप्रेसिव लोड आता है ये मानो कि उनमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस तो होगा ही होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है जिन पर भी कंप्रेसिव लोड आता है, या जो कंप्रेसिव मेंबर होता है उन पर कंप्रेसिव लोड या कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। अपन बात करते हैं कि ये जो कॉलम है या पेडेस्टल है ये क्या होते हैं। जैसे अपन आरसीसी के अंदर अब आरसीसी कॉलम की बात करेंगे, ठीक है। तो जो कॉलम होते हैं वो स्टील के भी होते हैं, आरसीसी के भी होते हैं, ठीक है। और अलग अलग मटेरियल के, टिम्बर के भी हो सकते हैं, अलग अलग मटेरियल के कॉलम हो सकते हैं। देखो, आरसीसी में कॉलम वगैरह स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो बेसिक है वो बता देता हूं कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है।
ठीक है, इसको SR या लेमदा से दर्शाते हैं। तो देखो सिलेंडरनेस रेशियो होता है, ये आपके सोम के अंदर इसकी डेफिनेशन अलग होती है, या सोम और स्टील के अंदर एक जैसी होती है, RCC के अंदर इसकी डेफिनेशन अलग होती है। तो अपन बात करते हैं कि ओरिजिनल में जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है क्या है, फिर अपन बात करते हैं कि RCC में सिलेंडरनेस रेशियो क्या है। क्योंकि RCC कॉलम पढ़ेंगे तब उसको सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर अपन डिवाइड करते हैं, कॉलम को भी डिवाइड करते हैं और कॉलम और पेडेस्टल को भी डिवाइड करते हैं। तो उसके आधार पर अपन पढ़ेंगे कि RCC कॉलम के अंदर ये जो सिलेंडरनेस रेशियो है, तो ये सिलेंडरनेस रेशियो होता क्या है। तो अपन बात करते हैं पहले, जैसे सोम और स्टील के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या है, तो सिलेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ, जो भी मेंबर है कंप्रेसिव मेंबर है उसकी इफेक्टिव लेंथ और उसकी इफेक्टिव लेंथ और उसकी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन का जो अनुपात होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो। इफेक्टिव लेंथ और मिनिमम को और क्या बोला जा सकता है, लिस्ट बोला जा सकता है ना, मिनिमम या लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का जो अनुपात रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो के बोलेंगे। तो इफेक्टिव लेंथ को LE से, LE का मतलब है इफेक्टिव लेंथ, और रेडियस ऑफ जायरेशन को R से दर्शाते हैं, तो कौन सी, R मिनिमम का जो अनुपात रहेगा वो क्या कहलाएगा, सिलेंडरनेस रेशियो कहलाएगा। तो कई बार जो इफेक्टिव लेंथ है इसको अपन इफेक्टिव लेंथ को क्या लिख सकते हैं, K इंटू L। K इंटू L क्या है, L एक्चुअल लेंथ है या अनसपोर्टेड लेंथ होती है, K क्या है, सपोर्ट कंडीशन है, और ये R मिनिमम, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो। अपन बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है। यानी R क्या होती है। जैसे कोई भी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसकी ये XX हो गई, ये YY हो गई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर जब निकालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होता है, I होता है AR स्क्वायर, I बराबर AR स्क्वायर। A इसका एरिया है क्रॉस सेक्शन का, R इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो इसके दो होते हैं, जैसे ये XX के अकॉर्डिंग IXX, ARXX का स्क्वायर, और Y के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो IYY, तो ये होता है RARYY का स्क्वायर। अब इसमें से जो भी मिनिमम होगी, यानी RXX और RYY में से अपन क्या लेंगे, R मिनिमम लेंगे, तो अपना I क्या हो जाएगा, मिनिमम, यानी I मिनिमम क्या हो जाएगा, I मिनिमम हो जाएगा AR मिनिमम का स्क्वायर। तो अब मुझे क्या निकालना है, R मिनिमम निकालना है। तो R मिनिमम क्या हो गया, I मिनिमम अपॉन A, और स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाती है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन यानी R मिनिमम का जो मान है वो यहां से आएगा, इस मान को अपन ये रख सकते हैं। ये सिलेंडरनेस रेशियो होता है। मैं आगे बात करूंगा इफेक्टिव लेंथ क्या होती है या अनसपोर्टेड लेंथ क्या होती है, किसे कहते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। आप सिर्फ ये समझो कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। तो सिलेंडरनेस रेशियो होता है जिस भी मेंबर का, कंप्रेसिव मेंबर का निकाल रहे हैं, उसकी इफेक्टिव लेंथ और उसकी मिनिमम को लिस्ट भी कह सकते हैं। लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, ये इस प्रकार से निकलती है, ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। ये आपके सोम का क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सिलेंडरनेस रेशियो है ये आपके सोम या स्टील में काम में आता है। अपन यहां बात कर रहे हैं आरसीसी कॉलम की। तो आरसीसी कॉलम के अंदर जब अपन पढ़ेंगे तो अपन सिलेंडरनेस रेशियो अपना आरसीसी कॉलम के लिए अलग होता है, ठीक है। डेफिनेशन यही रहती है, लेकिन आरसीसी कॉलम के लिए अलग मान आता है। उसमें रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं आती है, उसमें आती है लिस्ट लिटरल डायमेंशन, यानी मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन की जगह आएगा लिस्ट लिटरल डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो आरसीसी कॉलम के लिए क्या होता है। देखो आपके जो कॉलम चैप्टर है या जो कॉलम के रेस्पेक्ट में जो कंप्रेशन मेंबर पढ़ा जाता है, ये आप स्टील में भी पढ़ते हो, आरसीसी में भी पढ़ते हो,
और सोम के अंदर भी पढ़ता हूं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट तो जो मैंने बताया था कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है स्टील और सोम के लिए, वो सोम और स्टील में आपके वैसा चलेगा, या ओरिजिनल में जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है। अपन बात कर रहे हैं स्लेंडरनेस रेशियो किसके लिए, फॉर आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो देखो स्लेंडरनेस रेशियो एस आर बराबर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिस्ट। लिस्ट को और क्या कहा जा सकता है, मिनिमम। मिनिमम लिस्ट लिटरल डायमेंशन। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, एल इफेक्टिव अपॉन लिस्ट लिटरल डायमेंशन को बी से दर्शा दूं, तो ये सिलेंडरनेस रेशियो हो जाता है किसके लिए, आरसीसी कॉलम के लिए। अब बात आई है, देखो यहां पर जो ये है एल ई को अपन क्या लिख सकते हैं, के इंटू एल लिख सकते हैं बी। ये इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, ये क्या होती है, मैं बाद में बात करूंगा। अपने को समझना है ये लिस्ट लिटरल जो नीचे बी है, लिस्ट लिटरल डायमेंशन क्या है। ठीक है, जैसे मैं कॉलम का एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, ये कोई कॉलम है जिसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे 300 बाई 400 का कॉलम है या 400 बाई 500 का कॉलम है, जो भी है, इसको मैं ये डायमेंशन कहता हूं, ये इसकी बी डायमेंशन है। तो ए और बी इन क्रॉस सेक्शन क्या है कॉलम का, कॉलम का क्रॉस सेक्शन है ए इंटू बी, यानी ए लंबाई, मतलब क्रॉस सेक्शन की लंबाई और क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई बी है। तो ए और बी दोनों मिला के क्या कहलाती है, लिटरल डायमेंशन कहलाती है। इन कॉलम की लिटरल डायमेंशन कहलाती है। इनमें से जैसे ए बड़ा है और बी छोटा है, तो जो छोटा वाला है, जो मान बी है, वो क्या कहलाएगा, लिस्ट लिटरल डायमेंशन। ठीक है, लिस्ट लिटरल डायमेंशन हो जाएगा। लिस्ट का मतलब है कम। अगर लिस्ट को मिनिमम भी बोल दिया जाए तो भी बात एक ही है कि मिनिमम लिटरल डायमेंशन। अगर स्क्वायर कॉलम होगा तो ये और ये डायमेंशन बराबर होगी, यानी कॉलम का जो शेप दर्शाया जाता है वो उसके क्रॉस सेक्शन डायमेंशन के बेसिस पे होता है। जैसे ए बड़ा है बी छोटा है, तो शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर, आयताकार। ए और बी बराबर है, यानी 300 बाई 300 या 400 बाई 400 का कॉलम है, तो कैसा शेप है, स्क्वायर। अगर शेप सर्कुलर है तो ए की डायमेंशन रहेगी, वो क्या रहेगा, इसका डाया। तो डाया जो रहेगा वो इसकी क्या हो जाएगी, लिस्ट लिटरल डायमेंशन रहेगी। ए की डायमेंशन है वही लिस्ट लिटरल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये जैसे कोई कॉलम है, इसको देखो, इसका एलिवेशन में दर्शाता हूं तो ये इस प्रकार से रहेगा। ये ए है, ये बी है, ये हाइट है। तो ये जो छोटी वाली डायमेंशन रहेगी वो लिस्ट लिटरल डायमेंशन कहलाएगी। मैंने यहां छोटी वाली डायमेंशन किसको बोला है, बी को, तो बी यहां पर बोल दिया। बी क्या है, लिस्ट लिटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। तो आरसीसी कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा कि कॉलम की इफेक्टिव लेंथ और उसकी लिस्ट लिटरल डायमेंशन का जो अनुपात कहलाता है, वो आरसीसी कॉलम का क्या कहलाएगा, लिस्ट लिटरल, यानी इफेक्टिव लेंथ और लिस्ट लिटरल डायमेंशन का जो अनुपात होता है वो आरसीसी कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो अब ये जो सिलेंडरनेस रेशियो है, इसके आधार पे अपन कॉलम का क्लासिफिकेशन भी करते हैं, कॉलम और पेडेस्टल का क्लासिफिकेशन भी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम की कि कॉलम क्या होता है। देखो कॉलम की तरह ही एक होता है पेडेस्टल। कॉलम और पेडेस्टल में क्या है कि जैसे ये फाउंडेशन है, ठीक है, और फाउंडेशन के ऊपर मैंने ये पेडेस्टल बनाया और पेडेस्टल के ऊपर ये कॉलम हो गया। जैसे मैंने बोला ये कॉलम, ये क्या हो गया, पेडेस्टल, और ये क्या हो गया, फाउंडेशन।
तो पेडेस्टल का जो यूज होता है वो एज ए कॉलम होता है, लेकिन फाउंडेशन के ऊपर हो सकता है, कॉलम और फाउंडेशन के बीच में हो सकता है। कई बार जब स्टील कॉलम आता है तो फाउंडेशन के ऊपर कंक्रीट का या आरसीसी का पेडेस्टल बनाया जाता है और उस पेडेस्टल के ऊपर स्टील का कॉलम फिट हो जाता है, ठीक है। या कई बार कोई टावर वगैरह बनना होता है तो फाउंडेशन के ऊपर पेडेस्टल बनाकर बना सकते हैं। तो पेडेस्टल हाइट में उसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ज्यादा होती है और लेंथ जो होती है कॉलम की, यानी जो पेडेस्टल की, वो कम होती है बजाय किसकी, कॉलम की। कॉलम की क्रॉस सेक्शन डायमेंशन कम होती है और लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पेडेस्टल और कॉलम में क्या अंतर है उसकी बात करते हैं। देखो अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट, पेडेस्टल और अपन बात करते हैं पेडेस्टल और कॉलम के अंदर क्या अंतर है। तो कॉलम क्या है, वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर, वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर। और पेडेस्टल भी क्या होता है, वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर, ठीक है। दोनों ही वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर होते हैं। कौन सा लोड आता है, कंप्रेसिव लोड लगता है, इस पर भी कंप्रेसिव लोड लगता है। कंप्रेसिव लोड के कारण क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। जिन पर भी कंप्रेसिव लोड लगता है उन पर, उनके अंदर क्या आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अभी दोनों मेंबर क्या है, यानी दोनों पॉइंट समान है। अब अपन बात करते हैं तीसरा, सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे, ठीक है। तो कॉलम किसे कहेंगे, कि कॉलम उसे कहते हैं कि वह वर्टिकल मेंबर, वह वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर जिसका सिलेंडरनेस रेशियो 3 से ज्यादा हो। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वह वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर जिसका सिलेंडरनेस रेशियो 3 से ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। और वह वर्टिकल मेंबर जिसका सिलेंडरनेस रेशियो 3 से कम या 3 के बराबर हो उसको क्या कहेंगे, पेडेस्टल कहेंगे। तो सिलेंडरनेस रेशियो मैंने अभी बताया था आरसीसी कॉलम वगैरह के लिए क्या होता है, तो सिलेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिस्ट लिटरल डायमेंशन। तो अपन कॉलम किसे कहेंगे, कि यदि इफेक्टिव लेंथ और लिस्ट लिटरल डायमेंशन का अनुपात 3 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ और लिस्ट लिटरल डायमेंशन, लिस्ट लिटरल डायमेंशन का अनुपात 3 से कम या 3 के बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, पेडेस्टल बोलेंगे। देखो इसको एक तरीके से और बोला जा सकता है कि यदि मैं ये जो लिस्ट लिटरल डायमेंशन है इसको उधर ले जाऊं उस साइड में, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या क्या डेफिनेशन हो जाएगी, यदि वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर की इफेक्टिव लेंथ का मान उसकी लिस्ट लिटरल डायमेंशन के, ये उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, लिस्ट लिटरल डायमेंशन के 3 टाइम्स से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यदि वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर की इफेक्टिव लेंथ उसकी लिस्ट लिटरल डायमेंशन के 3 टाइम्स से कम या इक्वल, यानी लेस या इक्वल होगी तो उसको क्या बोलेंगे, पेडेस्टल बोलेंगे। तो ये जो तीसरा नंबर का जो पॉइंट है यही पेडेस्टल और किसको, कॉलम को अलग अलग करता है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो। तो सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पर ही कॉलम और पेडेस्टल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कि कॉलम क्या होता है और पेडेस्टल क्या होता है। समझ में आया दोस्तों। अपन नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम की। टाइप्स ऑफ कॉलम, ठीक है। मेनली अपन क्या पढ़ रहे हैं, आरसीसी कॉलम में पढ़ रहे हैं। तो मैं यहां बात करता हूं फर्स्ट नंबर, अकॉर्डिंग टू शेप।
शेप मतलब शेप किसका होता है, जो कॉलम होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन शेप होता है। जैसे ये सपोज करो ये कॉलम है, ये वर्टिकल मेंबर है, तो इसका जो ऊपर से जब अपन देखेंगे तो इसका जो शेप दिखेगा वही इसका शेप, उसी शेप की बात कर रहे हैं, है ना, वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो क्रॉस सेक्शन शेप की बात कर रहे हैं, तो शेप के अकॉर्डिंग कॉलम कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, ठीक है, और कैसा हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है यानी वर्गाकार, और कैसा हो सकता है, सर्कुलर, ठीक है, वर्ताकार, टी शेप का हो सकता है, एल शेप का हो सकता है, ऑक्टागोनल शेप का हो सकता है, हेक्सागोनल शेप का हो सकता है, आई शेप का हो सकता है, चैनल शेप का हो सकता है। बहुत सारे शेप होते हैं, है ना, आरसीसी कॉलम के शेप के अकॉर्डिंग बहुत सारे शेप होते हैं। तो अपन यहां बात करेंगे कि अपने कौन से मेन चलते हैं, रेक्टेंगुलर चलता है, स्क्वायर चलता है और सर्कुलर। अपन आरसीसी में 3 ही शेप की बात करेंगे ज्यादातर, किसकी, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर शेप, 3 शेप की अपन मेनली बात करेंगे, ठीक है। तो शेप के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रकार के कॉलम हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और सर्कुलर हो सकता है, टी हो सकता है, एल हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, अलग अलग प्रकार के शेप के अकॉर्डिंग होते हैं। अपन यहां मेनली किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर की। नेक्स्ट जो सेकंड है टाइप्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स, मटेरियल्स के आधार पे क्या होता है। जैसे टिम्बर कॉलम होता है, टिम्बर कॉलम जो लकड़ी का कॉलम होगा कहां यूज में लिया जाएगा, जहां बहुत लाइट लोड आ रहा हो, लाइट लोड के लिए, ठीक है। इसी प्रकार मैशनरी कॉलम जो चिनाई का कॉलम होता है वो भी कहां यूज में लिया जाएगा, लाइट लोड के लिए। आरसीसी कॉलम, आरसीसी कॉलम क्या होता है, कंक्रीट प्लस स्टील रेनफोर्समेंट का होता है। कहां यूज में लिया जाएगा, फॉर हैवी लोड। आरसीसी कॉलम का यूज कहां होता है, स्ट्रक्चर में होता है, टैंक में होता है, अलग अलग जगह हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, स्टील कॉलम की। देखो आरसीसी कॉलम के बारे में तो अपन पढ़ेंगे, स्टील कॉलम अपना जो अपना स्टील सब्जेक्ट है, स्टील स्ट्रक्चर, उसके अंदर अपना एक टॉपिक आता है स्टील कॉलम, उसमें पढ़ते हैं। तो स्टील कॉलम कहां यूज में लिया जाता है, या किसकी जगह कहां यूज में लेंगे, जहां हेवी लोड आ रहा हो वहां स्टील कॉलम अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट कंपोजिट कॉलम। देखो कंपोजिट कॉलम क्या होता है, कंक्रीट के साथ में मेटल, मेटल कौन सी होगी, स्टील की होगी। तो स्टील की मेटल अगर यूज में ली जाए तो वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट कॉलम कहलाएगा। तो इसमें भी स्टील रेनफोर्समेंट है, यहां वहां स्टील रेनफोर्समेंट नहीं है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है आरसीसी के साथ में स्टील मेटल यूज में ले, ठीक है, ध्यान रखना। कोई भी मेटल आएगी इसके साथ में, किसके साथ में, आरसीसी के साथ में। जैसे ये कोई कॉलम है, ठीक है, तो इसमें रेनफोर्समेंट बार की, यहां रेनफोर्समेंट लग सकते हैं, अंदर क्या लगेगा, कोई गड्ढर लगेगा, तो इसको मेटल, ये मेटल है, इस मेटल को बोलते हैं कोर मेटल। और बाहर की साइड में क्या है, ये कंक्रीट, ये आरसीसी हो सकती है।
ठीक है, तो ये देखो कंक्रीट प्लस मेटल दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको इधर लिख देता हूं, कंक्रीट प्लस मेटल। मेटल किसकी होगी? स्टील की होगी। तो ये अंदर की साइड में जो गडर लगा है स्टील का, ये कैसा भी शेप हो सकता है, आई शेप हो सकता है, जो भी रहेगा गडर, वो गडर लगेगा, यहाँ स्टील की मेटल लगेगी, इसको कोर मेटल कहेंगे। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो ये बनता है कि कंपोजिट कॉलम किसे कहते हैं, कि कंक्रीट प्लस मेटल का जो कॉम्बिनेशन से बनेगा उसको कंपोजिट कॉलम कहेंगे। या आरसीसी के अंदर स्टील मेटल को गडर यूज में ले रहे हैं, वहां इसको यूज में लेंगे। और कहां यूज लेंगे? जहां वेरी हैवी लोड आ रहा हो, वेरी हैवी लोड आ रहा हो, उस जगह अपन इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, यहां से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। क्या है? कि कोर मेटल का जो एरिया है, मैं यहां लिखता हूं एरिया ऑफ कोर मेटल इन कंपोजिट कॉलम, कंपोजिट कॉलम, कंपोजिट कॉलम में कोर मेटल का एरिया, यानी पूरा कंपोजिट कॉलम है, इस कंपोजिट कॉलम में ये जो कोर मेटल है इसका जो एरिया है ये ज्यादा नहीं होना चाहिए 20% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये जो कोर मेटल का जो एरिया है, कोर मेटल का या कोर का जो एरिया है कंपोजिट कॉलम में, ये इस पूरे ग्रॉस, पूरे कॉलम का ग्रॉस का जो क्रॉस सेक्शन है इसके ग्रॉस का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप कंपोजिट कॉलम में। ठीक है, क्या है कि ये पूरा कंपोजिट कॉलम है, इसका ये पूरा क्रॉस सेक्शन है, पूरा ग्रॉस का मतलब है कंप्लीट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन के एरिया का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये जो अंदर मेटल लगी है इस मेटल का एरिया 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल एरिया का, इसको बोलते हैं कंपोजिट कॉलम। ठीक है, तो ये यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो थर्ड टाइप है, अकॉर्डिंग टू सिलेंडरनेस रेशियो। यानी देखो, एक तो सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर अपन ने कॉलम और पेडेस्टल को अलग किया। अब अपन बात कर रहे हैं कि कॉलम सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर कॉलम कितने प्रकार का होता है। तो कॉलम दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट कॉलम, ठीक है, और दूसरा होता है लॉन्ग कॉलम। ठीक है, यानी इस कॉलम की लेंथ ज्यादा होती है, इस कॉलम की लेंथ कम होती है, सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पे इनको कैसे क्लासिफाइड करेंगे? देखो कि यदि सिलेंडरनेस रेशियो, देखो पहले अपन ऐसे बोल सकते हैं, यदि सिलेंडरनेस रेशियो 12 से कम या इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ और लिस्ट लिटरल डायमेंशन का अनुपात अगर 12 से कम हो या इक्वल हो तो वो क्या है? शॉर्ट कॉलम। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, यदि कॉलम की इफेक्टिव लेंथ उसकी लिस्ट लिटरल डायमेंशन के 12 टाइम्स से कम या इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं। यदि कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो 12 से यानी 12 से ज्यादा हो तो उसको लॉन्ग कॉलम कहेंगे। या इफेक्टिव लेंथ और लिस्ट लिटरल डायमेंशन का अनुपात 12 से अधिक हो तो लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। या कॉलम की इफेक्टिव लेंथ का मान उसकी लिस्ट लिटरल डायमेंशन के 12 टाइम्स से अधिक हो तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि शॉर्ट कॉलम फेल किसके कारण होता है ना? तो शॉर्ट कॉलम जो फेल होता है ये होता है ड्यू टू क्रशिंग, ड्यू टू क्रशिंग। और जो लॉन्ग कॉलम फेल होता है ये फेल होता है ड्यू टू बकलिंग। तो लॉन्ग कॉलम फेल होता है बकलिंग के कारण और शॉर्ट कॉलम होता है क्रशिंग के कारण। ठीक है,
जो ब्रिटल मटेरियल होता है जब उस पर लोड लगाया जाता है तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोड लेता है और उसके बाद में क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है ना, फेल हो जाता है। तो क्रशिंग एक तरह से, क्रशिंग का मतलब मैक्सिमम जितना लोड ले पाएगा उतना लेगा, उसके बाद में क्रश होना, यानी अल्टीमेट जितना लोड लेने के बाद जो मटेरियल फेल होता है उसको क्रशिंग कहेंगे। ठीक है। बकलिंग का मतलब है क्रशिंग में फेल होने से पहले ही मुड़ने की वजह से फेल होना क्या कहलाएगा, बकलिंग कहलाएगा। यानी क्रशिंग में फेल होने से पहले ही फेल हो जाता है। जब मान लो जैसे कि इस पॉइंट पर क्रशिंग पे फेल होगा तो उससे पहले ही फेल हो जाएगा, कहां पर, बकलिंग पे। बकलिंग क्या होता है, मुड़ने की वजह से फेल होना। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट कॉलम है वो क्रशिंग पे फेल हो रहा है, लॉन्ग कॉलम है वो बकलिंग पे फेल हो रहा है। तो बकलिंग फेल पहले ही हो जाता है, तो इसका मतलब शॉर्ट कॉलम की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है और लॉन्ग कॉलम की स्ट्रेंथ क्या रहती है, कम रहती है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां ऐसा लिख सकता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम ज्यादा रहेगी स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग कॉलम। क्यों, लॉन्ग कॉलम किसके कारण फेल होता है, बकलिंग के कारण, और ये होता है क्रशिंग के कारण। ठीक है। तो इस वजह से शॉर्ट कॉलम की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, लॉन्ग कॉलम की स्ट्रेंथ कम रहती है। तो जो बकलिंग फेलियर होता है वो क्रशिंग फेलियर से पहले ही हो जाता है। जो बकलिंग फेलियर होता है वो क्रशिंग फेलियर से पहले ही हो जाता है। इसलिए ये तो पहले इसकी लॉन्ग कॉलम अपनी क्रशिंग में पहुंचने से पहले ही फेल हो जाएगा बकलिंग पे, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ कम आ पाएगी। जबकि लॉन्ग कॉलम बकलिंग तो आएगी नहीं, जाके फेल कहां होगा, क्रशिंग पे फेल होगा। तो इस ये क्रशिंग पर फेल होगा तो वहां तक ये ज्यादा लोड ले सकता है या ज्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है। तो ये सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर कॉलम दो प्रकार के हो गए। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर का जो अपना टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन या अकॉर्डिंग टू लोडिंग। लोडिंग के आधार पर कॉलम कितने प्रकार के होते हैं, तो लोडिंग के आधार पर कॉलम दो प्रकार के होते हैं। एक्सियली लोडेड कॉलम या एक्सियली लोडेड बोल सकते हैं इसको, और दूसरा होता है इसेंट्रिसिटी लोडेड कॉलम। दो प्रकार के होते हैं, एक्सियली लोडेड और इसेंट्रिसिटी लोडेड कॉलम। अब बात करते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम क्या होता है। जैसे ये कोई कॉलम है, ये इसका क्रॉस सेक्शन बनाया और ये इसका एलिवेशन बनाया। ठीक है, ये कॉलम की लंबाई दिख रही है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो इसकी एक डायमेंशन ये रहेगी एक्सिस, ये एक एक्सिस ये रहेगी। ठीक है, ये इसका क्या है, सेंट्रोइड। ठीक है, ये इस जगह पर क्या है, सेंट्रोइड है। ठीक है, तो ये वाली एक्सिस हो गई। अब एक्सियली लोडेड कॉलम में क्या है कि जो लोड लगेगा कॉलम के सेंट्रोइड पे लगेगा, यानी इस जगह पे लोड लगेगा, इस जगह पे लोड लगेगा, पी लोड। पी कौन सा लोड है, कंप्रेसिव लोड। तो पी क्या है, कंप्रेसिव लोड है। ठीक है, कहां पे लग रहा है, ये लग रहा है सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड पे लगने के कारण देखो इसको क्या बोलेंगे कि इसमें कौन सा लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है। कंप्रेसिव लोड के कारण इसमें क्या डेवलप होगा, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली, यानी इसमें केवल डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ही आएगा। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस का मान कितना है, बेंडिंग स्ट्रेस का मान है इसमें 0, यानी कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है जिसको मैं सिग्मा डी बोल दूं, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है,
तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस जीरो आएगा। बेंडिंग स्ट्रेस जीरो क्यों आएगा? उसका कारण यह है कि मूवमेंट जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट कंसीडर करेंगे अपन सेंट्रोइड से, और लोड कहां लग रहा है? सेंट्रोइड पे। तो सेंट्रोइड से सेंट्रोइड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? जीरो। तो मूवमेंट कितना हो गया? जीरो। और इस मूवमेंट के कारण क्या आता है? बेंडिंग स्ट्रेस आता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का मान क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस होता है m/i इंटू वाई। तो मूवमेंट जब जीरो है तो बेंडिंग स्ट्रेस का मान भी क्या हो जाएगा? जीरो। देखो बेंडिंग स्ट्रेस जब आता है तो उसमें दो, बेंडिंग के कारण दो स्ट्रेस आते हैं, एक बेंडिंग कंप्रेशन और एक बेंडिंग टेंशन। बेंडिंग कंप्रेशन इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, बेंडिंग टेंशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। अगर बेंडिंग टेंशन क्रिएट हो रहा है तो कंक्रीट में क्रैक आ जाएंगे। तो बेंडिंग नहीं आनी चाहिए। डायरेक्ट कंप्रेशन में सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा तो कंक्रीट कंप्रेसिव लोड को रजिस्ट कर सकती है। लेकिन जब बेंडिंग स्ट्रेस आ जाता है तो बेंडिंग के कारण बेंडिंग टेंशन भी आता है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है, कंक्रीट में क्रैक आ जाते हैं। तो यहां पर एक्सियली लोडेड कॉलम में कंप्रेसिव लोड कहां लगता है? कॉलम के सेंट्रोइड पे या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगता है, जिसके कारण उसमें सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। बेंडिंग स्ट्रेस का मान जीरो रहता है। बेंडिंग स्ट्रेस का मान जीरो क्यों रहता है? क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक्सियली लोडेड कॉलम रहता है। इस कंडीशन में जब लोड कॉलम के सेंट्रोइड पे लग रहा हो, उस कंडीशन में कॉलम मैक्सिमम लोड ले सकता है, या कॉलम सबसे ज्यादा, उस केस में सबसे ज्यादा लोड ले सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसेंट्रिसिटी लोडेड कॉलम। इसेंट्रिसिटी लोडेड कॉलम किसे कहते हैं? कि जब कॉलम का जो लोड है वो सेंट्रोइड से हटकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, कहीं पास में कहीं दूसरी जगह लग रहा हो, तो उसको इसेंट्रिक लोडेड कॉलम भी बोलेंगे। जैसे मैं यहां बनाता हूं, ये जैसे कोई कॉलम है, इसका क्रॉस सेक्शन है, इसकी ये एक्सिस होगी। ठीक है, ये एक्स एक्स बोल, ये वाई वाई बोल दूं, और ये एक्स एक्स बोल दिया। ठीक है, और ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, इसी प्रकार एक इधर बनाया, ये वाई वाई हो गई, ये एक्स एक्स हो गई। ठीक है, तो इसमें जो लोड लगेगा ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई। अब इसमें सेंट्रोइड का है, इसका सेंट्रोइड ये है, इसका सेंट्रोइड ये है। तो इसेंट्रिसिटी का मतलब भी क्या है? सेंटर से हटकर लगना। तो सेंटर से हटकर लगना, जैसे एक कंडीशन में तो ये हो सकता है कि इस सेंटर के अलावा इस एक्सिस पे लग सकता है या उस एक्सिस पे लग सकता है। जैसे सपोज करो लोड यहां लग रहा है, ये पी लोड लग रहा है, मैंने ये लगा दिया, तो इस लोड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ई है, पी लोड लग रहा है। ठीक है, तो जब सेंटर पे नहीं लग रहा है लेकिन है तो एक्सिस पे ही ना, इस सेंट्रोइड पे नहीं लग रहा है लेकिन है तो किस पे? एक्सिस पे। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं यूनिएक्सियल कंडीशन या यूनिएक्सियल लोडिंग। ठीक है, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि लोड यहां सेंटर पे नहीं लगकर इस एक्सिस पे भी नहीं है, उस एक्सिस पे भी नहीं है। यानी जैसे सपोज करो यहां लोड लग रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ई एक्स और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ई वाई। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी? बाईएक्सियल लोडिंग। यानी इसेंट्रिसिटी के दो पार्ट हो गए, एक यूनिएक्सियल, एक बाईएक्सियल लोडिंग। ठीक है, यानी इसमें यहां पे लोड लग रहा है, ये पी, ये जो भी है डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या क्या स्थिति है कि इसमें लोड कौन सा लग रहा है। यानी मैं फर्स्ट नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसमें कौन सा लोड लग रहा है? कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। दूसरा, इस पर मूवमेंट भी आ रहा है। मूवमेंट क्या आ रहा है? जैसे सेंट्रोइड से मूवमेंट लेंगे, यहां फोर्स लग रहा है, मूवमेंट लेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी m बराबर आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसमें भी दो आ जाएगा इसी प्रकार से।
तो इसमें क्या है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है। तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आ रहा है और बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रहा है, यानी सिग्मा बी बराबर क्या जाएगा, M/I इंटू वाई, यानी बेंडिंग स्ट्रेस आता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस भी आता है मूवमेंट की वजह से, ठीक है। मूवमेंट किसकी वजह से आ रहा है, इसेंट्रिसिटी की वजह से। यहां जो ये E है ये इसेंट्रिक डिस्टेंस है, या इसेंट्रिसिटी बोल सकता हूं मैं इसको। ये जो E है ये क्या है, इसेंट्रिसिटी है। तो ये कॉलम में क्या है, कंप्रेसिव लोड भी आ रहा है और बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कंप्रेसिव लोड के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा और बेंडिंग मूवमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। बेंडिंग स्ट्रेस जब आता है तो बेंडिंग स्ट्रेस दो प्रकार का होता है, एक बेंडिंग कंप्रेशन, एक बेंडिंग टेंशन, और दोनों एक साथ आता है, ठीक है। तो इसमें इस बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन आ रहा है, और इस कंप्रेसिव लोड की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। तो दो स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस के दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बीम फेल होगी तो क्या होगी, यानी इस कंडीशन में ज्यादा लोड ले सकती है कि इस कंडीशन में ज्यादा लोड ले सकती है, ज्यादा लोड तो इस कंडीशन में ले सकती है। अगर ये कॉलम, सॉरी बीम नहीं कॉलम, तो कॉलम इस कंडीशन में ज्यादा लोड ले सकता है, इस कंडीशन में कम लोड ले सकता है। तो फेल होने की संभावना किसमें रहती है, इसमें ज्यादा रहती है, यानी इसेंट्रिक लोडेड कंडीशन में क्या रहेगा, फेल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो अपन जब डिजाइन करते हैं आरसीसी कॉलम का तो अपन ज्यादातर उसको कैसा मानते हैं, इसेंट्रिक कंडीशन मानकर ही उसका डिजाइन किया जाता है, क्योंकि अगर इसेंट्रिक कंडीशन में फेल नहीं हो रहा है तो एक्सियल कंडीशन में तो वैसे ही फेल नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा जो कॉलम होता है उसको सेफ कंडीशन में लेकर ही डिजाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कितने प्रकार हो गए, 4 हो गए। 5 नंबर या 5वें नंबर की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेनफोर्समेंट, जो आरसीसी कॉलम होता है वो रेनफोर्समेंट के बेसिस पे दो प्रकार का, यानी आरसीसी कॉलम में दो प्रकार के रेनफोर्समेंट लगते हैं। पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, जिनको मेन रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा जो रेनफोर्समेंट लगता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। दो तरह के रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को टाई रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। ये जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होते हैं जिनको टाई रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर लिटरल टाई और दूसरा होता है हेलिकल टाई या स्पाइरल टाई। यानी जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लिटरल टाई और हेलिकल टाई। हेलिकल टाई का दूसरा नाम है स्पाइरल टाई, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अपन बात करते हैं इनके कार्य की। यानी फर्स्ट नंबर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, जिनका दूसरा नाम क्या है, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है। इनके क्या काम होते हैं, तो देखो, जो कंक्रीट होती है ये कौन सी, इसकी एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। और एक आरसीसी कॉलम में क्या लगता है, स्टील। स्टील की एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है, यानी कंप्रेशन में वो स्ट्रांग होता है।
लेकिन टेंशन में क्या होता है, वीक होता है, टेंशन में जल्दी फेल हो जाता है। ठीक है। और स्टील की बात करें तो स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अधिक होती है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अधिक होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अधिक होती है। अब कुछ लड़के ऐसे समझ लेते हैं कि स्टील की तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है और कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। स्टील की कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ही अधिक होती है और कंक्रीट की केवल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। टेंशन में कंक्रीट बहुत वीक होती है, यानी जल्दी फेल हो जाती है। अब जैसे मैं कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को स्टील की स्ट्रेंथ से कंपेयर करूं तो स्टील की चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें चाहे टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, ये कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा होती है। यानी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों ज्यादा होती है। तो मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की। जब मैं कॉलम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लगाता हूं, जो लंबे वाले रेनफोर्समेंट होते हैं जिनको मेन रेनफोर्समेंट कहा जाता है, तो वो क्या करते हैं, कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाते हैं कि उस पर जब लोड आएगा तो कंक्रीट तो लोड लेगी, साथ में जब स्टील लग गए तो वो स्टील भी उस लोड को क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे, और स्टील कंक्रीट की तुलना में ज्यादा रजिस्ट करते हैं। तो कंक्रीट और स्टील का मिला के दोनों की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर मैं आरसीसी कॉलम की जगह सिर्फ कंक्रीट का कॉलम प्रोवाइड करूं तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा कोई हैवी लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे, उस लोड को रोकने के लिए मुझे आरसीसी का कंक्रीट का जो कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा उसकी साइज मुझे क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो अगर मेरे को किसी प्लॉट में मकान बनाना है तो उसमें मकान बनाना है, मेरे को बहुत सारे कॉलम प्रोवाइड करने हैं उसमें, तो उस पर हैवी लोड आ रहा है तो मेरे को उस कंक्रीट के अगर मैं कॉलम प्रोवाइड करूंगा तो उसमें मेरे को कॉलम की साइज क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो जो प्लॉट का बहुत सारा जो एरिया है वो कंक्रीट के जो कॉलम है वही उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और मेरे पास क्या जाएगा, स्पेस कम रह जाएगा। तो मुझे स्पेस बढ़ाने के लिए और कॉलम की जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है उसको कम करने के लिए मैं क्या करता हूं, कंक्रीट के अंदर स्टील रेनफोर्समेंट लगा देता हूं। कौन से, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लगा देता हूं, जिससे उस कॉलम की साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और मुझे जो स्पेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। तो आरसीसी में जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उनका काम क्या है, कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। ठीक है। दूसरी बात, अगर इसेंट्रिक लोड आ रहा है, यानी अगर कॉलम में इसेंट्रिक लोड आ रहा है, अपन ने बात करी थी जस्ट, तो इसेंट्रिक लोड आ रहा है तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस आता है तो बेंडिंग टेंशन भी आता है और बेंडिंग कंप्रेशन आता है। तो कंक्रीट टेंशन में वीक होती है, तो बेंडिंग टेंशन आने पर क्या होता है कि जो स्टील रेनफोर्समेंट लगाया है मैंने लॉन्गिट्यूडनल, ये उस बेंडिंग टेंशन को या बेंडिंग जो मूवमेंट उसमें जनरेट होगा उसको वो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो कॉलम है उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है। इसमें स्टील और कंक्रीट दोनों मिलकर लोड लेते हैं, तो स्टील लगाने से इसकी कॉलम की क्या हो जाती है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। और दूसरी बात कि कंक्रीट, अगर मैं सिर्फ कंक्रीट लगाता तो उसमें क्रीप और श्रिंकेज के कारण क्या आता, क्रैकिंग आती। ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर लोडिंग लग रही है तो उसमें क्रीप के कारण क्रैकिंग आती। तो मैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लगाने से उसमें क्रीप और श्रिंकेज के कारण या टेम्परेचर के कारण जो आने वाली क्रैकिंग है उसको भी मैं क्या कर सकता हूं, रजिस्ट कर सकता हूं। ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के कार्य हैं। आप, मैंने जो बोला है उसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की। देखो, ये जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इनको जैसे कॉलम के अंदर इनको नॉर्मली अपन बोलते हैं कि कॉलम की रिंग होती है ये। ठीक है। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या काम करते हैं, ये टू रजिस्ट बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ये जो मेन इनका जो कार्य होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये क्या काम करते हैं? ये जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है, आप कॉलम के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लगाएंगे, जब उन पे लोड आएगा तो वो लोड आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लोड के कारण मुड़ जाते हैं। तो उनको मुड़ने से क्या होता है, कॉलम की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कॉलम फेल हो जाएगा। तो उन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बकलिंग को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट लगाते हैं। ये इनका मेन कार्य होता है, कई बार पूछा जाता है। अब इसमें ये भी है और ये भी है, या तो आपको इसमें से पूछ सकता है या डायरेक्टली ये पूछ सकता है या टाई पूछ सकता है। तो ये क्या करता है, ना तो कॉलम की बकलिंग को रोकता है, ठीक है। अगर आपको कॉलम की बकलिंग या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बकलिंग दोनों दी हुई है तो आपको क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बकलिंग बतानी है। तो ट्रांसवर्स जो रेनफोर्समेंट होते हैं या जो टाई रेनफोर्समेंट होते हैं, ये कॉलम के लॉन्गिट्यूडनल जो रेनफोर्समेंट होते हैं उनकी बकलिंग को रोकने का काम करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट क्या होता है कि जब उस पर लोड आएगा तो वो मुड़ जाएंगे, बकलिंग का मतलब हो जाएंगे मुड़ जाएंगे। तो उनको क्या करते हैं, ये चारों तरफ से उसको बांध के रख दे। जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उनको चारों तरफ से बांध लेते हैं, जिससे उनको क्या है कि उनको मुड़ने नहीं देते हैं। और ये क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बकलिंग को रोकने का काम करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अब देखो इसमें कंफ्यूज कहाँ होता है कि ये कॉलम के अंदर एक तरह से ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या है, कॉलम के अंदर रिंग है, इसी प्रकार बीम के अंदर भी रिंग आती है। तो बीम के अंदर जो रिंग आती है, जिनको बीम में जो रिंग होती है उनको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रिप्स बोलते हैं। और स्ट्रिप्स किसे रोकने का काम करती है, शियर फोर्स को रोकने का काम करती है, ठीक है। तो इनको भी अपन नॉर्मली रिंग मानते हैं। तो यहां पर ये जो टाई लग रहे हैं ये शियर फोर्स को रोकने का काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर आपसे कॉलम में पूछा जाए कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट या टाई रेनफोर्समेंट क्या काम करते हैं, ऑप्शन में दे शियर फोर्स को रोकने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बकलिंग के लिए, कॉलम की बकलिंग के लिए, तो आपको क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बकलिंग को रोकने के लिए क्या लगाए जाते हैं, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं। जबकि बीम के अंदर जो स्ट्रिप्स लगाई जाती है वो शियर फोर्स को रोकने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। दोनों ही क्या करती है, बीम में भी जो स्ट्रिप्स लगती है वो लॉन्गिट्यूडनल या जो मेन रेनफोर्समेंट होते हैं उनको बांध कर रखने का काम करती है, बांधती है। यहाँ पर भी ये जो टाई रेनफोर्समेंट है ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को बांधते हैं, लेकिन इन दोनों का काम अलग है। यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को बकलिंग होने से रोकते हैं, और वहाँ पर जो बीम के अंदर जो स्ट्रिप्स लगती है वो शियर फोर्स को रजिस्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की अपन बात कर रहे हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, लिटरल टाई और दूसरा कौन सा होता है, हेलिकल टाई। तो जो इन दोनों में से लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को जो जितना अच्छे से बांध के रखेगा उस कॉलम की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो लिटरल टाई और हेलिकल टाई में से जो हेलिकल टाई है वो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को ज्यादा अच्छे से बांधती है। तो ये बांधती है तो इसमें बकलिंग क्या आएगी, कम आएगी, इसमें बकलिंग ज्यादा आएगी। तो जिसमें बकलिंग ज्यादा आएगी उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, और जिसमें बकलिंग कम आएगी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। तो हेलिकल टाई वाला जो कॉलम रहेगा, यानी जिस कॉलम में ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के रूप में हेलिकल टाई या स्पाइरल टाई लग रही है, उसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी कॉलम की वो एक लिटरल टाई वाले कॉलम की तुलना में ज्यादा रहेगी। और कितनी ज्यादा मानी जाती है, ये मानी जाती है कि जो लिटरल टाई की तुलना में जो हेलिकल टाई वाला कॉलम है उसकी 5% स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो रेनफोर्समेंट है कॉलम के अंदर, तो देखो कॉलम के अंदर जो रेनफोर्समेंट है, चाहे कोई सा भी कॉलम हो, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से एक आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के साथ में लिटरल टाई आ सकती है, लॉन्गिट्यूडनल के साथ में हेलिकल टाई आ सकती है, ठीक है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल के साथ में हेलिकल टाई या स्पाइरल टाई आती है तो उसको हेलिकल या हेलिकल टाई कॉलम बोलेंगे या हेलिकल रेनफोर्समेंट वाला कॉलम बोलेंगे। और यदि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के साथ में लिटरल टाई आती है तो उसको लिटरल टाई कॉलम बोलेंगे। यानी लिटरल टाई कॉलम का मतलब है उस कॉलम में लिटरल टाई लगी हुई है, और हेलिकल कॉलम का मतलब है कि उसमें ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के रूप में क्या लगी है, हेलिकल टाई लगी है, ठीक है। और दोनों में ही लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट तो कोई सा भी कॉलम हो उसमें आएंगे ही आएंगे, ठीक है। देखो अपन बात करते हैं
लिटरल टाई कॉलम। तो लिटरल टाई है मतलब यह है लिटरल ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के रूप में लिटरल टाई और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो मैं जब इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ाता हूं तो क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। जैसे ये एक रेनफोर्समेंट यहां लग रहा है, ये रेनफोर्समेंट लग रहा है, ये रेनफोर्समेंट लग रहा है, ये रेनफोर्समेंट लग रहा है। तो ये जो रेनफोर्समेंट लग रहे हैं ये सीधे रहते हैं, जो ऊपर से देखते हैं तो सिर्फ पॉइंट दिखेगा अपने को। इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है। इन रेनफोर्समेंट को जो लिटरल टाई है वो क्या करती है, बांध के रखती है। तो इसको क्या बोलेंगे, यह है लिटरल टाई। ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एलिवेशन बनाता हूं, जैसे ये कॉलम है, इसके अंदर ये सीधे खड़े जो रेनफोर्समेंट है उनको लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला यहां दिख रहा है, ये वाला यहां दिख रहा है, इसके पीछे वाला इसके पीछे आ गया, इधर पीछे आ गया, एक साइड से अपन देख रहे हैं। तो ये जो रेनफोर्समेंट है दोनों कौन से, ये वाला और ये वाला, ये कौन से होंगे, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट रहेंगे या मेन रेनफोर्समेंट रहेंगे। ठीक है, अब इन रेनफोर्समेंट को जैसे ये 1 2 3 4 आ जाएंगे, इनको चारों तरफ से ऐसे बांध के कौन रखेगी, ये लिटरल टाई। ठीक है, तो लिटरल टाई को अपन एक साइड में देखेंगे तो अपने को सिर्फ उसका एक ही फेस दिखेगा, ये। फिर एक नीचे बांध के रखेगी तो ये दूसरी आ जाएगी, फिर उससे एक नीचे और आ जाएगी। इस तरह से ये जो रेड वाली है ये क्या हो जाएगी, लिटरल टाई हो जाएगी। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या है, ये लिटरल टाई है। अब जैसे दो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है सीधे, इनकी जो बीच की दूरी है या जो बीच में जो दूरी रहती है उसको पिच या स्पेसिंग बोलते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग होगी, और जो लिटरल टाई लग रही है, एक ऊपर लग रही है एक नीचे लग रही है, जो चारों तरफ से कर रखी है, तो इनके जो बीच की दूरी है, जैसे ये इसके और इसके बीच की दूरी है, यानी इसके और इसके बीच की दूरी है, इसको स्पेसिंग को पिच भी बोला जाता है, पिच ऑफ लिटरल टाई। ये पिच या स्पेसिंग हो जाएगी लिटरल टाई। अब लिटरल टाई की क्या खासियत है कि जो लिटरल टाई है जहां से स्टार्ट होती है रेनफोर्समेंट के चारों तरफ बांधकर उसको वापस उसी जगह आकर खत्म हो जाती है, फिर कुछ स्पेसिंग देके फिर वहां से स्टार्ट होती है और उसी जगह जाकर खत्म हो जाती है, और दोनों हुक जो रहते हैं वो एक ही जगह मिलते हैं वापस आकर। ठीक है, तो इसका मतलब जो दोनों के बीच में जो रहेगा तो लोड आएगा तो दोनों के बीच में बकलिंग की संभावना हो सकती है। तो इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो स्पाइरल की तुलना में कम रहती है। ठीक है, तो इस कॉलम को बोला जाता है लिटरल टाई कॉलम। अब ये जो लिटरल टाई है ये सभी शेप में प्रोवाइड की जा सकती है, प्रोवाइड इन ऑल शेप, यानी इसको सभी शेप में लगाया जा सकता है। यानी इसको रेक्टेंगुलर में लगाया जा सकता है, स्क्वायर में लगाया जा सकता है, सर्कुलर में लगाया जा सकता है। बहुत सारे लड़के ऐसा सोचते हैं कि सर्कुलर में तो लगाते हैं हेलिकल, और इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में लगाते हैं लिटरल टाई। ऐसा नहीं है, जो लिटरल टाई है वो सर्कुलर में भी आ सकती है, रेक्टेंगुलर में भी आ सकती है, स्क्वायर में भी आ सकती है, या कोई सा भी शेप हो, सभी शेप में इसको प्रोवाइड किया जा सकता है लिटरल टाई को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेलिकल टाई की। हेलिकल टाई कॉलम। ठीक है, तो जैसे मैंने एक सर्कुलर शेप प्रोवाइड किया और ये इधर इसका एक रेनफोर्समेंट, दूसरा रेनफोर्समेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा रेनफोर्समेंट। इसको इधर बना देता हूं। तो ये रेनफोर्समेंट कौन से हो गए, ये हो गए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। इसमें अगर बनाऊं तो ये सीधे ऐसे
ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो गए, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो। अब इनको चारों तरफ से बांध के जो रखती है वो क्या हो गई, हेलिकल टाई या स्पाइरल टाई। तो इसको क्या बोल दूं मैं, स्पाइरल या हेलिकल टाई। अब जैसे इसमें कैसे जाएगी, यानी इसका एक सिरा नीचे रहेगा ऐसे रेनफोर्समेंट पे चारों तरफ ऐसे, उसमें स्पाइरल तरीके से चारों तरफ लिपटा हुआ रहेगा लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के। तो यहां पर ये जो रेनफोर्समेंट है रेड वाले, ये जो चारों तरफ आ रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेलिकल या स्पाइरल टाई। और इनके ये जो बीच की दूरी रहेगी ये क्या रहेगी, ये पिच या स्पेसिंग कहलाएगी, स्पेसिंग ऑफ हेलिकल टाई। ठीक है, पिच या स्पेसिंग ऑफ हेलिकल टाई कहलाएगा। ये यहां से लेके यहां के बीच की दूरी, ये स्पेसिंग है ना। तो इस तरह से ये हेलिकल कॉलम होता है। अब जो हेलिकल कॉलम प्रोवाइड किया जाता है ये सभी शेप में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ये मेनली किस में किया जाता है, मेनली सर्कुलर में। ठीक है, तो सर्कुलर में हेलिकल भी प्रोवाइड किया जा सकता है और सर्कुलर में लिटरल भी प्रोवाइड किया जा सकता है। लिटरल जो होता है वो स्क्वायर में प्रोवाइड किया जा सकता है, रेक्टेंगुलर में प्रोवाइड किया जा सकता है, जबकि हेलिकल होता है वो केवल सर्कुलर में प्रोवाइड किया जा सकता है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में नहीं करते। ठीक है, तो सर्कुलर में हेलिकल भी आता है और सर्कुलर में रेक्टेंगुलर लिटरल टाई भी आती है, दोनों रेनफोर्समेंट आते हैं। अब रही बात, अपन बात करते हैं कि जो हेलिकल टाई होती है ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को ज्यादा अच्छी तरीके से बांध के रखती है लिटरल टाई की तुलना में। तो इस कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है, यानी इस कॉलम से जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लिटरल टाई कॉलम की तुलना में क्या रहेगी, ज्यादा अधिक रहेगी। तो यानी हेलिकल कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी लिटरल टाई कॉलम की तुलना में ज्यादा आती है। तो दोस्तों जो जैसे मैं P बताता हूं, P बराबर क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी है। तो जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हेलिकल की है और एक है लोड कैरिंग कैपेसिटी लिटरल टाई वाले की, लिटरल टाई कॉलम की। तो ज्यादा किसकी है, हेलिकल की है। तो कितनी ज्यादा है, यानी लिटरल टाई कॉलम से 5% अधिक होती है। 5% अधिक का मतलब कितना हो गया, मान लो जैसे इसकी 100% है तो इसकी कितनी रहेगी, 105% रहेगी, यानी ज्यादा रहेगी। तो 105% का मतलब कितना हुआ, 105/100, यानी 1.05 टाइम। यानी इस कॉलम की जो लिटरल टाई कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी है, अगर इसको मैं 1.05 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो हेलिकल टाई कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। तो ये हेलिकल टाई कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी कि लिटरल टाई कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको 1.05 से मल्टीप्लाई करने पर किसकी आ जाएगी, हेलिकल टाई की लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो देखो दोस्तों, जो कॉलम का चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इस 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट होगा। जो फर्स्ट नंबर लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्शन था, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड और जो लिमिट स्टेट मेथड है दोनों के अंदर लागू होता है, दोनों के लिए सेम कंडीशन बनेगी। आगे भी कुछ कंडीशन है जो दोनों के अंदर सेम रहेगी। वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट में क्या होता है, जो डिजाइनिंग फॉर्मूलाज जो होता है वो चेंज हो जाते हैं, या जो प्रोसेस होता है उसका डिजाइनिंग का वो चेंज हो जाता है। बाकी जो थ्योरी रहती है या जो कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सेम रहते हैं, चाहे वर्किंग से पढ़ो चाहे लिमिट से पढ़ो। ठीक है, तो ये आपका एक आरसीसी का टॉपिक हो गया। तो आप जो भी पढ़ाया जाता है उसको ढंग से पढ़ो। यहाँ से पढ़ने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन वगैरह रह जाएंगे। जो मैं बता रहा हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ, उनको आप नोट किया करो। देखो, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। सफलता का कोई और तरीका नहीं है कि मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है कि पिलाऊंगा और आपको सब कुछ आने लग जाएगा।
देखो मेहनत करनी पड़ती है, जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो पढ़ने का क्या तरीका होता है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्या है। केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने के साथ में आपको क्या पढ़ रहे हो ये डिपेंड करता है। क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किस चीज़ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका आंकलन किससे कर रहे हो, आपका लेवल क्या चल रहा है, कहाँ कमियाँ रह रही है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनको धीरे धीरे आप खुद को ऑब्जर्व करो। ये भी कोरोना का समय है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इसमें क्लास वगैरह ऑफलाइन नहीं लग रही है। जब लगेगी तब आप आ जाना, तब आपका जो भी कमियां हैं उनको सुधरवाएंगे। तब तक आप ये जो है ऑनलाइन कोर्स वगैरह है जो चल रहे हैं उनके माध्यम से पढ़ो, और जो भी पढ़ रहे हो उसको पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपका जो बेस है ना वो अपने आप एक तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 से 5 महीने अगर रेगुलर मेहनत करते हो तो 4-5 महीने बाद में आपका जाके सफलता का जो आंकलन है वो तब हो पाएगा। आप सोचते हो कि मैं आज से पढ़ूँ और आज ही आंकलन हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप पहली क्लास से पढ़ते हो, जब जाके 15-20 साल 25 साल पढ़ते हो, जब जाके आप कंपटीशन के लिए तैयार होते हो। तो ये पढ़ाई है, देखो इसका और कोई शॉर्टकट नहीं होता है। पढ़ने का मतलब होता है सिर्फ पढ़ाई, है ना, और कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं इससे जाऊंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सिर्फ अफवाह है। अपने मन को सिर्फ कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो, सीटिंग बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व करो। इसका एक ही तरीका है, बाकी फिर ऐसे घूमते रहे तो घूमते रहोगे और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।